नमस्कार दर्शकों, वैश्वीकरण के इस युग में केवल हमारा रहन सहन और खान पान ही नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली भी पूरी तरह से बदल चुकी है। ना तो हम सही समय पर सही आहार ले पाते हैं और ना ही अपनी शरीर की सही देखभाल कर पाते हैं। इस वजह से जाने अनजाने न जाने कितनी बीमारियों को आमंत्रित कर देते हैं। जीवन शैली में आए इस बदलाव की वजह से आज विश्व में लगभग 45 करोड़ लोग एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रही हूं डायबिटीज यानी कि मधुमेह की। हमारे देश भारत में भी यह बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है। आज लगभग 7.5 करोड़ भारतीय इस बीमारी से ग्रस्त हैं। वैसे तो इस बीमारी को एक लाइलाज बीमारी की तरह देखा जाता है, पर सही खान पान, जीवन शैली में बदलाव, सकारात्मक सोच और अपनी दिनचर्या में योगासन और प्राणायाम को शामिल करके आप एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। योग किस तरह से हमें इस बीमारी से दूर रखने में सक्षम है और ऐसे कौन कौन से प्राणायाम और योग आसन हैं जिनकी मदद से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बबीता सजवाण जी को। आप एक योग ट्रेनर हैं जी मैम, और साथ ही साथ प्रवीण मंदरवाल जी को जो कि एक योग ट्रेनी हैं, और ये सभी आसन सरलता से हमें करके दिखाएंगे। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। सबसे पहले बबीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मधुमेह आखिर होता क्या है और योग किस तरह से हमारी मदद कर सकता है इस मधुमेह से लड़ने में। मधुमेह, आप इसे शर्करा या शुगर, आप इसे किसी भी नाम से कह सकते हैं, और इसका होना हमारे शरीर में सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे ब्लड में, हमारे खून में ग्लूकोज का बढ़ जाना या यूँ कहे कि इंसुलिन का कम होना, इस कारण ही हमारे शरीर में डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण है। जी। और ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं जिनकी मदद से हम इस रोग से लड़ सकते हैं? योग में कई आसन हैं जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन है, मंडूकासन है, वज्रासन है, ऐसे कई आसन हैं। इसके साथ ही साथ कई प्राणायाम भी हैं जिसकी वजह से हम मधुमेह को या आप कहें डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या हम ये सभी आसन और प्राणायाम अभी करके अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अगर योग की बात करें तो सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन एक तरह से पूरा वार्म अप है हमारी पूरी बॉडी का, जिसे हम किसी भी योग या किसी भी आसन को शुरू करने से पहले शुरू करते हैं। तो ताड़ासन के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट या यूँ कहें कि स्ट्रेट पोज में खड़े होते हैं, दोनों पैरों को मिलाकर, ठीक है, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके, ठीक है, और दोनों हाथों को ऊपर और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ या लिफ्ट करते हुए ऊपर। ये इस पोज में आप 2 से 3 मिनट रुककर धीरे से सांस छोड़ते हुए, अपनी सांस का विशेष ध्यान देते हुए, हाथ ऊपर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ सांस लेते हुए, और जब वापस अपनी स्थिति में आने के लिए सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपनी स्थिति में वापस आ सकते हैं। जी। ये ताड़ासन और किस किस चीज़ में हमारी मदद कर सकता है? ये ताड़ासन एक शुरुआती आसन आप इसे कह सकते हैं। इस आसन को करने के लिए हमें कोई एक बीमारी या कोई चीज़ लेने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। ये आपका कमर दर्द, घुटनों का पेन या आप कुछ भी या किसी भी प्रकार के पेन को दूर करता है। अच्छा, और जैसे छोटे बच्चे इसे करें तो क्या ये हाइट वगैरह बढ़ाने में भी? जिसकी हाइट की जिसको दिक्कत होती है हाइट बढ़ाने में, आजकल तो ये आम बात हो गई है बच्चों में कि हाइट का बढ़ना, तो ये सबसे आसान और सबसे सही जो आसन है वो बच्चों के लिए सबसे सही आसन है, ताड़ासन। अच्छा, ताड़ासन के बाद हम किस आसन? हाँ, ताड़ासन के बाद हम करेंगे त्रियाकासन, ताड़ासन, ठीक है। तो इसमें हम दोनों पैरों को एक निमित्त में खोलकर, दोनों पैरों को उचित स्थिति में खोलकर, दोनों हाथों को उसी स्थिति में ऊपर की तरफ सांस लेते हुए, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए पहले दाईं तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को धीरे से, ठीक है, और यहीं से सांस छोड़ते हुए दोबारा उसी स्थिति में वापस
और फिर बाईं तरफ उसी स्थिति में स्ट्रेच करते हुए बॉडी को, फिर सांस छोड़ते हुए दोबारा अपनी उसी स्थिति में धीरे से सांस पे ध्यान देते हुए धीरे से सांस छोड़ते हुए दोबारा अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो ये एक तरह से ताड़ासन का ही एक्सटेंशन हाँ, ये ताड़ासन की ही वेरिएशन है। एक तरह से वो जैसे मैंने बताया था कि वो वार्म अप है, एक तरह से ये भी एक वार्म अप है, क्योंकि जो ताड़ासन जो हमने पहले किया था वो हमारा स्ट्रेट बॉडी को स्ट्रेच करता है और जो हमने त्रियाग ताड़ासन किया था ये हमारे साइड बॉडी को स्ट्रेच करता है। जी बिल्कुल। तो ये साइड का जो फैट है उसे रिड्यूस करने में, ये आपका जैसे किसी को मोटापा या जिसके चर्बी जो साइड में होती है उसके लिए भी ये बहुत सही आसन है। जी जी। अच्छा, तिर्यक ताड़ासन के बाद अगले आसन की तरफ इसके बाद हम करेंगे चेयर पोज। ठीक है, चेयर पोज, लेकिन ध्यान रहे कि चेयर पोज जिनको नी प्रॉब्लम है वो इस आसन से बचे, क्योंकि हमारा मोस्टली वेट हमारी नी पे आता है। तो इससे जिनको नी प्रॉब्लम, जिनको घुटनों का दर्द जिनको रहता है उनके लिए ये आसन वो ना ही करे तो बेहतर होगा। जी जी। तो इसके लिए सेम हम दोनों पैरों को खोलकर दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर, ठीक है, गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए घुटनों के बल झुकेंगे। ठीक है, और इस आसन में आप 2 से या 3 सेकंड या जितना आप कर सकते हो, क्योंकि स्थिर सुखम आसना, जिस आसन में आप जितनी देर रुकोगे आपको उतना उसमें फ़ायदा होगा। तो जितनी हमारी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। और इसी आसन में धीरे धीरे वापस आते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। तो इस आसन को आप कम से कम 2 या 3 बार कर सकते हैं। जी। और शुरुआती दौर में हमारे दर्शक जो कि बिगिनर्स हैं उनके लिए जब वो शुरू करते हैं तो ये 3 से 4 सेकंड तक रुकें। हाँ, कोशिश करें कि पहले कम करने की, क्योंकि बहुत से लोग एक्साइटेड होकर कुछ आप यूँ कहें कि देख करके दूसरों को, तो वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा करें, लेकिन वो ठीक नहीं है। कोशिश करना है कि कम से नीचे से शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइमिंग, अपना लेवल आप बढ़ा सकते हैं। जी। और बबीता जी, जिन्हें लोअर बैक का प्रॉब्लम है क्या वो लोग कर सकते हैं? मैम, लोअर बैक के लिए कहेंगे तो एक तरह से वो अवॉइड ही करें। क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि घुटनों पे, वैसे ही वो हमारे बैक पे भी इफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि कम ये चीज़ करें। अच्छा, और चेयर आसन के बाद अगले आसन की ओर बढ़ेंगे? हाँ, इसके बाद हम करते हैं वज्रासन। जी। ठीक है, वज्रासन हम दोनों पैरों को मोड़ करके उसमें दोनों पैरों को उस पैरों में बैठ करके उसमें करते हैं। ठीक है, वज्रासन में आप एक नॉर्मल स्थिति में इसमें बैठ सकते हो। आप वज्रासन में बैठकर खाना भी खा सकते हो। जी। और खाना खाने के बाद सबसे बेहतर है कि आप ये खाना खाने के बाद जरूर करें वज्रासन। तो हमारे पाचन तंत्र के लिए ये आप पाचन तंत्र के लिए भी सही है। और जिनको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा देर, बहुत से लोग ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, पालती मार के या जैसे नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए ये आसन बहुत सही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आसन में ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं या यूँ कहें कि घुटनों के पेन से, तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। घुटनों के पेन को ये आसन नहीं करना चाहिए। जी जी। ये हो गया वज्रासन। जी, इसमें श्वास की प्रक्रिया किस प्रकार है? इसमें नॉर्मल आप ब्रीदिंग करेंगे। आपको अपने सांस पे ध्यान देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, उस अपनी सांस को फील करना है। कोशिश करनी है कि हमें अपनी सांस को गहरा रखना है, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेंगे तभी पूरा ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी पर जाएगा, जिससे कि हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को सही रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। इसके बाद आप हाफ भुजंग में आएंगे। ठीक है, भुजंग में जाने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल पूरा नीचे लेट जाते हैं। अपने पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करके अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास रख के, ठीक है, गहरी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की तरफ उठेंगे। इसे आप हाफ भुजंगासना कहते हैं, क्योंकि पूरा तो फिर पूरा जाता है, लेकिन जो शुरुआती जो करना चाहते हैं उनके लिए हाफ भुजंग। इससे क्या होता है, जो हमारा पेट होता है, जो नाभिक होता है, वो प्रेस होता है, जिसके इंसुलिन बढ़ने में हमें मदद मिलती है। तो धीरे से ऊपर जाके और फिर 2 या 3 मिनट आप इसमें होल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए आप इसमें वापस आ सकते हैं। इस आसन को भी आप कम से कम 3 या 4 बार आप कर सकते हैं। और ये मधुमेह के लिए सबसे बढ़िया आसन है, सबसे सही जिसको कहते हैं वह आसन है। हाँ, तो बिगिनर्स के लिए कितना उठान सही है
और कितनी देर तक रुके इस आसन में? जी, सही पूछा आपने। ये उठान, अगर आप उठान की बात करें तो हमें सिर्फ इतना उठना है कि जो हमारा नाभि जो है वो प्रेस हो, क्योंकि हमारी जो पेनक्रियाज होती है वो हमारी नाभि के ऊपर सेंटर में होती है, तो जिससे हमारा इंसुलिन बनता है, तो कोशिश करनी है कि वो चीज़ हमारा प्रेस होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा ऊपर नहीं उठना है। हाफ भुजंग इसीलिए इसका नाम दिया है कि हाफ, केवल आधा। जी। अच्छा, और हाथों की जो मांसपेशियां है उनके लिए भी ये काम हाथों करता की है? मांसपेशियां कहें तो आप इससे हमारा शोल्डर स्ट्रेच होता है, हमारा पूरा चेस्ट स्ट्रेच होता है, और जो मांसपेशियां हैं वो भी हमारी स्ट्रांग होती हैं। जी जी। इसके बाद हम अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। जी, हाफ भुजंग के बाद हम धीरे से इसके बाद हम जाएंगे अर्ध धनुरासन में। जी। अर्ध धनुरासन, हाफ धनुरासन आप जिसे कह सकते हैं। इसमें सेम उसी स्थिति में हमें पेट के बल सीधा लेटना है और धीरे से अपने पैरों को बेंड करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर इसे अपने हाथों से पकड़ के धीरे से, और फिर अपनी बॉडी को, अपने पैरों को सीधा करके अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। इसे हाफ धनुरासन कहते हैं। इससे हमारा सेम वही जैसे भुजंगासन में हमारा नाभि जो हमारी पेनक्रियाज है उस पर दबाव पड़ता है, जिससे इंसुलिन बढ़ने में हमें मदद मिलती है। तो ये भी एक मधुमेह या डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। जी जी। और इसमें एक बात कहूँगी, जिनको शोल्डर प्रॉब्लम है या आप कहीं एंकल प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो इस आसन से बचें। जी जी। ये अर्ध धनुरासन के बाद अगला आसन? हाँ, अर्ध धनुरासन के बाद हम धीरे से वापस जाएंगे अपने शशांक आसन में। तो यहीं से सीधा लेटकर वो धीरे से ऊपर उठ के और यहीं से घुटनों के बल वापस आकर हम शशांक आसन, धीरे से दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, और धीरे से सांस छोड़ते हुए। सांस का विशेष ध्यान रखना है हमें हर एक आसन में, सांस छोड़ते हुए। इसे आप चाइल्ड पोज भी कहते हैं। एक बच्चा जिस स्थिति में सोता है वही ये पोज है, चाइल्ड पोज, शशांक आसन। हाँ। इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें जिसको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए, या जिनको सर्वाइकल जिनको होता है, या आप यूँ कहें पीठ का दर्द जो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, उनके लिए आसन बहुत सही है। जी। और ये भी वही नाभि के ऊपर हाँ, इफेक्ट ये डाल भी रहा है। वही चीज़ है। आप चाहे तो घुटने फैलाकर या घुटनों को मिलाकर भी ये आसन कर सकते हैं। जी। ये दोनों तरह से बेनिफिट। तो बिगनर्स के लिए ये घुटने मिलाकर किया जाए या इस तरह से जैसे आपने नहीं, दिखाया? बिगनर्स के लिए तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को घुटनों को मिला करके उनको शायद घुटने के चुभने का या इस चीज़ का दर्द हो, तो कोशिश करना है कि घुटनों को खोल करके इस पोज को करें। बिल्कुल। जी। हम बढ़ेंगे अब अपने अगले आसन की ओर। शशांक आसन के बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए हम ऊपर जाएंगे और घुटनों को मिला करके हम करेंगे उष्ट्रासन, ठीक है, और धीरे से दोनों घुटने मिला के ऊपर घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाके और अपने हील को पकड़ के, पैरों को पकड़ के धीरे से स्ट्रेच करना है आगे की तरफ, और गर्दन हमारी बिल्कुल पीछे। उष्ट्रासन आप इसे कहते हैं, कैमल पोज से हम इंग्लिश में कहते हैं। कैमल मतलब ऊंट जैसा जिसको कहते हैं, तो ये है उष्ट्रासन। जी। और ये हमारी जो हमारी पेनक्रियाज उसको, हमारे पेट को स्ट्रेच करता है और इंसुलिन बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और ये आसन हमें, जिनको कमर दर्द जिनको हो रहा होता है या घुटनों का पेन जिनको है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जी। बिल्कुल। इसके बाद हम वापस आएंगे मंडूकासन में। मंडूकासन। जी। मंडूकासन सेम वही है, वज्रासन में बैठकर मंडूकासन किया जाता है। यह आसन एक रामबाण जिसे आप कहते हैं, वो हमारा रामबाण की तरह काम करता है मधुमेह के लिए। तो मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके इस क्रिया को बनाना है, घुटनों को उंगलियों के अंदर लेकर। इसको सही तरीके से करने से ही इसका लाभ होता है। घुटनों के अंदर, ऐसे उंगलियों के अंदर लेके अंगूठे को, और जो हमारे नाभि के जो किनारे जो होता है, नाभि का जो शेप होता है, नाभि को छोड़ के जो साइड में होता है, उसको हमें प्रेस करना होता है जी, जिससे हमारी पेनक्रियाज को दबाव मिलता है। ठीक है, धीरे से प्रेस करके गहरी सांस लेते हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुकते हैं। इसमें हमें गर्दन को सीधा रखना है और फील करना है जो दबाव हमें, जो हमारी नाभि पर जो दबाव पड़ता है, उस दबाव को हमें फील करना है। और इस आसन में आप जितनी देर हो सके उतनी देर आप इसमें रुकें, क्योंकि यह आसन हमारी
पेनक्रियास को प्रेस करता है, जिससे इंसुलिन बनने में मदद होती है। तो अंगूठों को अपनी उंगलियों के अंदर इस तरह दबाकर, इस तरह से, ताकि ये जो ये चीज़ होती है ये हमारे पेनक्रियास को प्रेस कर सके। अच्छा जी, दबाव तो ये इस एरिया से हम अपने पैनक्रियास प्रेस करेंगे। जी, इस एरिया से हमें इसका अभाव करना चाहिए, बिल्कुल साइड में, नाभि पे नहीं प्रेस करना है, नाभि के साइड से प्रेस करना है। जी, सबसे सही आसन है मंडूकासन। और इसी में धीरे धीरे वापस आते हुए हम अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। जी, इसके बाद हमारा आता है गौमुखासन। ठीक है, गौमुखासन मीन्स गाय के मुख के समान आसन। तो इस आसन को करने के लिए हमें एक पैर को बेंड करके दूसरा पैर उसी पैर के ऊपर बेंड करना है, ताकि हमारे घुटनों का जो शेप हो वो एक गौमुख के आसन आकार की आ जाए, गौमुख गाय के मुख के आकार की आ जाए। जी। और इसी में ही जिसके जो पैर हमने ऊपर किया है उसका अपोजिट जो हाथ होगा उसको हम धीरे से ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ ले जाके इस तरह से दोनों हाथों को होल्ड करना है पीछे की तरफ। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे होल्ड करें, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं तो वो जल्दी से होल्ड नहीं कर पाते, या जो हेल्दी लोग होते हैं वो इसको होल्ड नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि पीछे की तरफ आप हाथ को, या आप किसी स्कार्फ या बेल्ट या किसी भी चीज़ का यूज़ करके आप उसे पीछे की तरफ पकड़ सकते हैं। जी। तो ये हमारे लिए सबसे सही आसन है। जी। और जैसे बिगिनर्स अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो गौमुख की जगह क्या वो आलती पालती में ये करें तो? नहीं, गौमुख के लिए तो जो गौमुख का नाम ही गौमुख इसलिए है कि घुटनों का जो शेप वो गौमुख के आसन। ये आप बैठने में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो दिक्कत आती है वो पीछे बेल्ट पकड़ने में दिक्कत आती है। तो उसमें आप कोई बेल्ट या स्कार्फ लेकर आप ये आसन कर सकते हैं। जी। तो ये कौन से पॉइंट्स पर प्रेशर डाल रहा है ये आसन? हाँ, सेम ये एक तरह से स्ट्रेच हो रहा है, और जो हमारे आप कहें कि स्टमक को स्ट्रेच कर रहा है ये अच्छे से, क्योंकि कई बार हम काफ़ी देर झुक के बैठने से या काम करने से हमारी बॉडी एक तरह से स्ट्रेच हो जाती है। जी। तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रेच करता है कि जो एक तरह से जो सिकुड़ जाता है अंदर से, स्टिफनेस को हटाता स्टिफ जो होता है उसको वो स्ट्रेच करता है। जी। तो ये आसन मधुमेह के लिए बना है। जी, बिल्कुल। अब धीरे से इस आसन में आप वापस आ सकते हैं। जी जी, हम बढ़ेंगे अपने अगले आसन की ओर। इसके बाद हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन को मधुमेह में इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि इस आसन से हमें कई लाभ हैं। जैसे कि जब हम इस आसन को करते हैं तो इसमें हमारा पैर जो हम बेंड करते हैं, अपनी बॉडी को जो हम ट्विस्ट करते हैं, उससे जो हमारा पेट की जो या आप कहें कि जो हमारा इंसुलिन बनता है, जो हमारी पेनक्रियाज है, वो अच्छे से ट्विस्टिंग होती है, स्ट्रेच होती है, और इसीलिए मत्स्येंद्र आसन बताया गया। जी जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैरों को बेंड करेंगे, एक पैर को बेंड करेंगे उसके अपोजिट साइड पे इस तरह से, और जो पैर हमने बेंड किया है उसका अपोजिट हैंड धीरे से ऊपर लेते हुए सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए उस पैर के अपोजिट साइड से अपने आगे की जो पंजा है उसको फोल्ड करेंगे। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप अपनी नी पर भी उसको पकड़ सकते हैं या अपनी नी पर होल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार अपना दूसरा हाथ हम धीरे से पीछे की तरफ लेकर जाके, पीछे की तरफ पूरा लेकर जाके, और कोशिश करनी है कि हमें अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट मतलब हमें अपने, जब हम पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, अपनी नेक को ट्विस्ट करेंगे, तो हमारे शोल्डर के ऊपर होना चाहिए। इससे हमारी पूरी बॉडी ट्विस्ट होती है। ये आसन बैक पेन और आप कहें कि जो शोल्डर जिनको प्रॉब्लम होता है, वन साइड शोल्डर जिनको होता है, उनके लिए आसन सबसे बेनिफिट है। जी। और जो बच्चे हैं, कम उम्र के लोग, वो इस आसन को कर सकते हैं? हाँ, वो इस आसन को बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं, वो जैसे मैंने बताया कि वो होल्डिंग पूरा अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हाफ मशीन जिसको बताया है कि जैसे इन्होंने पीछे से इसको पकड़ा है, तो आप उसको अपने हाथ को घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। ये फिर इसी आसन में धीरे से हम सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे अपनी फैली स्थिति में, और फिर इसके बाद हम पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के लिए एक पैर को ऊपर, दूसरे पैर को उसके ऊपर रख के आप इस स्थिति में बैठ सकते हैं। लेकिन ये स्थिति जो बिगनर्स, जैसे आप कहते हैं कि बिगनर्स तो नहीं बैठ पाएंगे, तो वो पालती मारकर या वज्रासन में कैसे भी बैठ सकते हैं। जी जी।
तो ये वही पोजीशन है जिसमें ऋषि मुनि बैठकर हाँ, योग जिसमें करते ऋषि मुनि बैठते हैं, जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, या यूँ कहे कि हम कोशिश करते हैं कि अपने शरीर को एक स्थान पर एक स्थिर अवस्था में रख सकें, जैसे स्थिर सुखम, जिसमें हमको सुख मिले। तो कोशिश करते हैं कि एक ऐसा आसन जिसमें हमें सुख मिले। तो ये वही आसन है जिसमें हम सुख की प्राप्ति करते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो इसी आसन से हम प्राणायाम शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले हमारा प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम, जो मधुमेह के लिए सबसे जरूरी माना गया है, भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों के ऊपर रख के धीरे से गहरी सांस लेते हुए और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। अपने पेट को सिकुड़ के अंदर की तरफ धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस छोड़नी, एक स्टॉप में जिसे कहते हैं हम, सांस को छोड़ना है। ये होती है भस्त्रिका। जी। भस्त्रिका की गति क्या होनी चाहिए बबीता जी? इसमें गति मैम 1 सेकंड का जो होता है, जितनी स्पीड में आप 1 सेकंड कह के आप इसकी गति कर सकते हैं कि 1 सेकंड में हमें सांस छोड़नी है। और सांस लेना हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो उतनी फोर्सली सांस अपने आप से आती है। जी, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ रहे हो तो उतनी स्पीड में आपको सांस लेना, नहीं। भस्त्रिका जिस तरह से आप सांस छोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली सांस आपके अंदर जाती है, अपने आप खुद से अंदर इनहेलिंग खुद से होती है। इनहेलिंग अपने आप से होता है। बस हमें एक्सेलिंग पे फोर्स करना है कि हमें एक्सेल एकदम फोर्स नहीं करना है। जी। तो ये भी हमारे लोअर एब्डोमेन और पेट पर एब्डोमेन, जी, वो बिल्कुल इफेक्ट करता है हमारे एब्डोमेन को, क्योंकि जब हम उसे फोर्सली अंदर शक करते हैं तो वो पूरा इफेक्ट करता है हमारे स्टमक को, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम कराया जाता है। जी। इसके बाद भस्त्रिका के बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम। जी। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार की मुद्रा करके और कोशिश करनी है कि सांस पे ध्यान देना है कि हम किस नासिका से सांस ले रहे हैं और किस नासिका से सांस छोड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसका हमें विशेष ध्यान देना है कि हम एक तरफ का नोज छिद्र हमारा बंद हो और एक तरफ से हम पूरी सांस को ले सकें। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम मुद्रा बनाकर अपने नाक की तरफ रख के एक तरफ का बंद करके और सिर्फ एक तरफ से सांस लेना है, पूरी सांस को लेना है और फिर उसी साइड से हमें सांस को छोड़ना है, और धीरे धीरे, ठीक है। फिर जब हम एक्सेलिंग पूरा कर लें उसके बाद हमें दूसरी तरफ से अपने छिद्र को बंद करके और एक तरफ से सांस को लेना है और उसी तरह से सांस को छोड़ना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तरफ से सांस लेकर के दूसरी तरफ से सांस को छोड़े और फिर उसी तरह से सांस को लेकर के आप दूसरी तरफ से सांस को छोड़ें। जी, एक बार ये प्रक्रिया करके दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को। इस तरह से इसको रख करके ये है पहली 2 उंगलियां बंद कर ली, पहली 2 उंगलियां बंद करके ये 2 इस तरह से अंगूठे से इस तरह से अपने दाएं नोस्ट्रिल को बंद करके बाईं तरफ से सांस लेंगे। फिर इसी से हमें सांस छोड़नी है। अब हमें इस तरफ से बंद करके और दूसरी साइड से सांस को लेना है। जी। और फिर इसी स्थिति में सांस को छोड़ना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि हमें अब अपनी सांस पे ध्यान देना है। जी। और सांस की गति पर भी ध्यान देना है साथ गति तो अगर आप गति की बात करें तो कुछ लोग होते हैं जो इस जो प्राणायाम है इसे काफ़ी लंबा, मतलब ये क्या है कि देर तक होल्डिंग भी कर सकते हैं या कर सकते हैं। और लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादा देर सांस को नहीं ले पाए, क्योंकि वो इस चीज़ में अनकम्फर्ट फील करेंगे कि एक ही तरफ से सांस लेना और एक ही तरफ से सांस छोड़ना। तो जो बिगनर्स हैं वो जितने उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जी। बबीता जी, अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। जी, अगले प्राणायाम हमारा शीतली प्राणायाम। यह प्राणायाम हमारे कई तरह से बेनिफिट है। एक तो मधुमेह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो, और दूसरा जब हमारे शरीर में जैसे गर्मी है या कभी लू जिसको कहते हैं हम लग जाती है, तो उसके लिए भी यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। जो हमारे अंदर जो हमारी गर्मी होती है उसके लिए भी यह लाभकारी होता है। जी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, पहले मुंह में अपनी जो हमारी जीभ है उसको एक रोल बना करके, ताकि उससे हम सांस है अपने मुंह से लेना है।
शीतली प्राणायाम में हम सांस को मुंह से लेते हैं, जीभ से लेते हैं। जी। इसमें हम गहरी सांस लेंगे अपने मुंह से और धीरे से मुंह बंद करके, और सांस जो हम छोड़ते हैं, जो हम एक्सेलिंग करते हैं, वो हम नोज से करेंगे, अपने नाक से करते हैं। जी। ठीक है। फिर दोबारा हम ऐसे ही सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। इस प्राणायाम को सुबह के समय करें तो ज़्यादा लाभकारी होती है, क्योंकि सुबह की ताज़ी हवा में अगर हम करें जी। तो ये बहुत लाभकारी होता है। और जीभ से श्वास लेना, हाँ, जीभ से श्वास को लेना है और नाक से छोड़ना है। तो जीभ से इस तरह इसकी शेप बनाकर जीभ के थ्रू ही सांस लेना, हाँ, इसका कोई जीभ के थ्रू ही रीजन है क्या कि हम सीधे मुंह से क्यों सांस नहीं ले सकते? सीधे तो ये शीतली जिससे लिया गया, क्योंकि शीतली का मतलब है कि ठंडक, शीतल जिसको हम कहते हैं। तो जब वो हमारे, अगर हम नॉर्मली सांस लेंगे तो वो हमें शीतल इतना नहीं लगेगा, इतना शीतल जिसको कहते हैं नहीं होगा, जितना हम जीभ से अगर हम करेंगे तो शीतल। हाँ, जी, शीतल। तो इसीलिए इसको शीतली प्राणायाम करा है। जी। जी। इसके बाद हम करेंगे शीतकाली प्राणायाम। शीतकाली प्राणायाम को हम दांतों से सांस लेते हैं, मतलब अपने जो हमारे दांत हैं उसको पूरा एक बंद करके और फिर उसको सांस लेना है। जैसे कि इस तरह से सांस लेनी है, फिर उसको सेम वैसे ही नाक से सांस छोड़ना है। जी, इसको शीतकाली प्राणायाम कहते हैं। और पूरी श्वास अंदर खींचने जब तक कि लंग्स तक फील ना हो। जी, ये सांस आपको पूरी फील होगी, लंग्स के, आपके स्टमक तक आपको फील होगा ये सांस को। क्योंकि जब हम नॉर्मल, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, क्योंकि हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो वो हम ध्यान नहीं देते अपने ब्रीदिंग पे, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गले तक ही हमारी सांस जाती है। तो जो हमारे अंदर के जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए प्राणायाम कराया जाता है कि कम से कम 1 घंटा या आधे घंटे बैठ करके हम अपने शरीर को पूरा ऑक्सीजन दे सकें। जी। तो इसीलिए ये प्राणायाम कराया जाता है। जी। तो प्राणायाम करने से हमारे हर ऑर्गन तक हाँ, हर ऑक्सीजन ऑर्गन पहुंच तक, पाएगी। इवन हमारे माइंड तक भी ऑक्सीजन, जो सबके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे माइंड में, तो वो प्राणायाम के द्वारा ही जाता है। बबीता जी, बढ़ेंगे अगले प्राणायाम की ओर। जी, अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति। जी। ठीक है। कपालभाति में हम एक गहरी सांस लेकर के, और इस सांस को हम धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। फिर वही गहरी सांस लेते हुए एक स्टॉप कर करके इसको छोड़ना है। गहरी सांस लेने के बाद धीरे 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 जो हमारे शरीर की, जो हमारे अंदर जो गैस होती है, जो आप यूँ कहें कि कार्बन डाई होता है, उसको धीरे 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 उसे निकालेंगे। जी। तो एक ही श्वास लेकर उसे धीरे धीरे कई बार छोड़ें। हाँ, कई बार छोड़ना है उसको, आप यूँ कहें कि स्टॉप में छोड़ना है। तो बस ये हमारा कपालभाति प्राणायाम। अच्छा। और ये कपालभाति और किन किन चीज़ों में हमारी मदद कर सकता है? कपालभाति तो जो मेन है वो हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम का कोई एक बेनिफिट नहीं है, प्राणायाम हर चीज़ में बेनिफिट देता है। जैसे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है, और कपालभाति भी सेम उसी प्रोसेस में है कि जो हमारे लंग्स में जो एयर होती है, गंदी आप कह सकते हैं उसको, तो उसको बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। जी जी, बिल्कुल जी। बबीता जी, आपने इतनी सरलता से हमें ये सभी आसन और प्राणायाम बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपने ये आसन करके दिखाए, हमें बताया कि इसकी सही विधि क्या है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा, मधुमेह हमारे शरीर के हर अंग पर एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। खास तौर पर मधुमेह हमारी हृदय प्रणाली, मूत्र प्रणाली, पाचन तंत्र, प्रजनन क्षमता और इसके साथ ही साथ आपकी दृष्टि, त्वचा और मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। पर दर्शकों, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन शैली में लाए जरा से बदलाव से, एक सकारात्मक सोच से और बबीता जी द्वारा बताए गए प्राणायाम और आसन को अपनी दिनचर्या में लाकर आप इस बीमारी से बहुत ही सरलता से लड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के अगले अंक में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, किसी और विषय पर, किसी अन्य मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।